दोस्तों नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव को अब इतना आसान बिल्कुल ना समझिए। हालांकि बीजेपी 400 पार का नारा दे चुकी है। हालांकि कांग्रेस इतनी कमजोर हो चली है जहां इस देश के तमाम क्षत्रपों के साथ उसे खड़े होना है। और इस देश के क्षत्रपों की अपनी ताकत उनकी अपनी राजनीतिक जमीन पर इतनी कमजोर हो चली है जहां पर उसे अब गठबंधन का साथ लेना ही है, और वह भी चुनाव से पहले ही। लेकिन सवाल यह हो चला है कि इन तमाम नारों और दावों के बीच पहली बार कांग्रेस को या कहें राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो चला है कि उसने अपनी राजनीतिक जमीन इस देश में जहां जहां गंवाई है वहां पर वो लड़ने के लिए कभी तैयार हुई ही नहीं। यानी इस मैसेज से वो लगातार दूर होती चली गई कि कांग्रेस अपनी जमीन पर लड़ाई कब लड़ेगी। और इस देश का सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश जिसने जीत लिया उसकी सत्ता दिल्ली में बननी ही है, चाहे वो इमरजेंसी के बाद 1977 का चुनाव हो, चाहे उसके बाद मंडल कमंडल की राजनीति इस देश के भीतर छाई हुई हो, या फिर 2004 में शाइनिंग इंडिया ही क्यों ना हो, और यहां तक कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पीछे सबसे बड़ी ताकत या कहें सबसे बड़ी जीत उत्तर प्रदेश की ही रही, जहां पर 80 में से 71 सीट बीजेपी जीत गई और एक झटके में बीजेपी बहुमत के पार पहुंच गई 282 सीटों के साथ। और यही स्थिति कमोवेश 2019 के चुनाव में रही। लेकिन इस दौर को जब आप परखेंगे तो एक नजर आपकी बहुत साफ होगी। मंडल कमंडल की लड़ाई में कांग्रेस कहीं नहीं थी, और मंडल कमंडल की लड़ाई से पहले कांग्रेस के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। लेकिन अब पहली बार राहुल गांधी ने इस बात को समझा कि अगर अपनी जड़ों को ही नहीं देखें और राजनीतिक जमीन को विपक्ष के हवाले करते चले जाएं तो फिर जनता के भीतर यह भरोसा और विश्वास कैसे लौटेगा कि कांग्रेस लड़ने को तैयार है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो 14 जनवरी से निकलेगी और 20 मार्च तक चलेगी, उसमें सबसे ज्यादा दिन किसी दूसरी जगह नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में गुजारे जाएंगे। और पूर्व से लेकर पश्चिम तक यानी उत्तर प्रदेश के भीतर बनारस से लेकर अलीगढ़ तक या कहें आगरा तक, इस पूरी यात्रा के दौर में वो तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती चली जाएगी जिसको लेकर बीजेपी का एक ही पाठ है कि उसने मंडल को पराजित किया और अब अयोध्या यानी राम मंदिर के जरिए वह उत्तर प्रदेश के भीतर 80 में से 72 से 75 सीट जीतने का ख्वाब संजो चुकी है। तो चुनौती उत्तर प्रदेश में देनी होगी, यह पहला मैसेज भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने दे दिया है, क्योंकि रूट उन्हें ही तय करना था, राजनीतिक तौर पर कहां खड़े होना है, जबकि वो अमेठी पिछली बार हार चुके थे। तो क्या यह राजनीतिक मुनादी अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए हो गई, जहां के केंद्र में उत्तर प्रदेश होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी के बाद यह माना जा रहा है कि समूचे देश के भीतर राम मंदिर की जिस हवा को बीजेपी और संघ परिवार फैलाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, राजनीतिक लाभ चाहता है, वो तमाम परिस्थिति बीजेपी के अनुकूल है। लेकिन 22 जनवरी के बाद जो स्थिति उत्तर प्रदेश के भीतर बनेगी, उसमें क्या यह संभव है कि 12-13 फरवरी को जब उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए पहुंचे और उसकी एंट्री बनारस में हो, और बनारस से प्रयागराज यानी इलाहाबाद, प्रयागराज से लखनऊ, रायबरेली, अमेठी होते हुए इन तमाम जगहों से घूमते हुए उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिशा में बढ़ें और उसके बाद वहां से निकलकर वह मध्य प्रदेश की दिशा में चले जाएं। लेकिन इस पूरे उत्तर प्रदेश को पार करने के दौरान क्या इस बार कांग्रेस या कहें राहुल गांधी दो दो हाथ करने को तैयार हैं? इस स्थिति में भी जब मंदिर ही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक ध्रुवीकरण के आसार बीजेपी अपने तौर पर मान चुकी है, बना रही है,
राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश की जीत और उत्तर प्रदेश में जीत के बाद दिल्ली की सत्ता को प्राप्त करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होता। यह बार बार हर चुनाव में नजर आया है और इसका पिछले 50 बरस में अगर आकलन कर लीजिए तो एक बात बहुत साफ होगी। उत्तर प्रदेश में फतह करना और वहां पर मंडल और कमंडल की राजनीति खास तौर से 89 के बाद जिस परिस्थिति में पनपी है, उसमें मौजूदा वक्त में बीजेपी अपने तौर पर यह मान चुकी है कि बीएसपी मध्यम पड़ गई, यानी वो खत्म हो चली। और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अपने बूते सत्ता में आने का ख्वाब कभी संजो नहीं सकती है या फिर जीत हासिल कर नहीं सकती है। और अंतर्विरोध वोटरों के भीतर इस बात को लेकर होगा कि मुस्लिम समुदाय कहां जाएगा। क्या वो कांग्रेस के पक्ष में इसलिए खड़ा है कि वह बीजेपी को हरा देगी, या फिर बीजेपी के लिए तो मुस्लिम वोटर कोई मायने नहीं रखता है, तो फिर मुस्लिम वोटर कहां जाए। अगर वो अखिलेश यादव के साथ खड़ा होता है और जीत उसके बाद भी नहीं मिलती है तो वोटरों को लगेगा उनका वोट बर्बाद हो गया। तो इंडिया गठबंधन के भीतर अपनी ताकत को दिखाने के लिए या अपनी ताकत के जरिए सीटों की सौदेबाजी हो या राजनीतिक तौर पर चुनौती देने की स्थिति हो, यह पहली बार भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए उत्तर प्रदेश को केंद्र ठीक उसी तरीके से बनाया गया जैसे पहली भारत जोड़ो यात्रा के वक्त में याद कीजिए तो 22 दिन कर्नाटक में गुजारे गए थे और कर्नाटक में जब चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी हार गई, कांग्रेस जीत गई। जेडीएस को समझ नहीं आया आप कौन सा रास्ता पकड़ें और उस स्थिति में उसकी स्थिति जब बिगड़ी तो आज की तारीख में वह बीजेपी के साथ खड़ी है। स्थिति यहां तक आ गई कि जेडीएस ने जब समझौता किया बीजेपी के साथ तो अपने प्रमुख नेता या कहें महत्वपूर्ण नेता सीएम इब्राहिम तक को बाहर का रास्ता दिखला दिया, क्योंकि जिस रास्ते बीजेपी चलती है और मानकर चलती है कि उसे जिन वोटरों की जरूरत नहीं है तो फिर नहीं है। तो राजनीति की इस परिस्थिति में पहली बार एक ऐसी यात्रा के केंद्र में उत्तर प्रदेश आकर अटक गया है जिसके जरिए कांग्रेस को यह लगने लगा है कि वह अगर खुद को पुनर्जीवित करना चाहती है और राजनीतिक तौर पर 2024 में मजबूती के साथ नजर आना चाहती है तो उत्तर प्रदेश में उसे कदम बढ़ाने होंगे। इस पूरी यात्रा को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है, लेकिन उससे पहले इन 4 हिस्सों की यात्रा को समझते हुए एक चीज समझिए कि नॉर्थ ईस्ट से यह यात्रा शुरू होती है इंफाल से। इंफाल यानी मणिपुर 14 जनवरी को वहां से शुरू होती है और 20 मार्च को यह मुंबई में खत्म होती है। इस यात्रा के रूट को एक क्षण के लिए जरा देखिए, तब आप समझ पाएंगे कि इंफाल से नागालैंड, नागालैंड से असम, असम से अरुणाचल, अरुणाचल से दोबारा असम, असम से मेघालय और उसके बाद उस पट्टी में जहां पर गठबंधन की सरकार, वो बिहार हो, वो बंगाल हो, वो झारखंड हो, वह अपने तौर पर उत्तर प्रदेश ही क्यों ना हो, इन तमाम जगहों पर उनकी यात्रा और उन जगहों पर जहां बीजेपी से उसे टकराना है उन जगहों की यात्रा। एक क्षण के लिए इस नक्शे को देख लीजिए, तब कुछ हद तक उस रूट को समझ पाएंगे कि कितना लंबा रूट। ये पैदल नहीं चला जाएगा, ये बसों की यात्रा है, गाड़ियों से चलने वाली यात्रा है, जगह जगह रैलियां करने की यात्रा है। यानी चुनावी दिशा की बढ़ते हुए कदम, उस दिशा में कांग्रेस अपने तौर पर अपने नेता के साथ चुनावी रैलियों में 14 जनवरी से निकल जाएगी और जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी उस वक्त राहुल गांधी कांग्रेसी नेताओं के साथ असम में मौजूद होंगे और असम में दूसरी सबसे ज्यादा बड़े दिनों को लेकर तय किया गया कि वहां 8 दिन गुजारेंगे, 833 किलोमीटर चलेंगे। लेकिन एक क्षण के लिए इस पूरी यात्रा के रूट को देखिए जरा। तो नक्शा बहुत साफ बतलाता है कि 15 राज्य, 6,700 किलोमीटर, 67 दिन और 100 जिले। और 100 जिले का मतलब है कि 100 लोकसभा की सीट। लेकिन सवाल सिर्फ 100 लोकसभा की सीट का नहीं है, क्योंकि इन सीटों पर से तो कांग्रेस के पास सिर्फ 9 ही सीट है।
सवाल तो यह है कि इन तमाम 15 राज्यों में कितनी लोकसभा की सीट है और कांग्रेस वहां पर इस यात्रा के बाद कोई कमाल दिखा पाती है या नहीं दिखा पाती है, क्योंकि साख पर राहुल गांधी की भी इमेज होगी, राहुल गांधी का अपना संघर्ष होगा, कांग्रेस की अपनी नेहरू गांधी की विरासत होगी, जिसको मौजूदा वक्त में कोई दूसरा शख्स नहीं ढो रहा है बल्कि खुद राहुल गांधी हैं, वह भी ऐसे वक्त में जब नेहरू गांधी को खारिज करने की स्थिति में बीजेपी राजनीतिक तौर पर इस देश में सक्रिय हो चली है। तो इस यात्रा का महत्व कितना ज्यादा हो सकता है, यह सिर्फ आप सोचिए कि राहुल गांधी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, लेकिन बात इससे बनती नहीं है, क्योंकि इन 15 राज्यों के भीतर 357 इतनी लोकसभा की सीट है, लेकिन इन 357 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 14 सीटें ही बचती है, यानी 14 पर ही उसको जीत मिली है और बीजेपी को 238 सीटों पर जीत मिली है। मतलब क्या है, इन जगह पर अगर स्ट्राइक रेट 20% बीजेपी को काउंटर करते हुए कांग्रेस जीत जाए तो एक झटके में 272 के आंकड़े के नीचे बीजेपी आ जाएगी। लेकिन क्या यह संभव है, क्योंकि 357 सीट में से जो गठबंधन है उनके पास 66 सीट है, कांग्रेस के पास 14 सीट है, 238 सीट बीजेपी के पास है, यानी इस यात्रा की पूरी लकीर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के अनुकूल नजर आती है। और वहीं पर चुनौती देने के लिए उत्तर प्रदेश को केंद्र में रखकर अगर राहुल गांधी निकल रहे हैं तो पहला सवाल उत्तर प्रदेश का हर किसी के जहन में होगा। बनारस से उत्तर प्रदेश में एंट्री होती है बिहार से निकलकर बनारस पहुंचना, बनारस के बाद इलाहाबाद जाना यानी प्रयागराज के बाद अमेठी की दिशा में, वहां से रायबरेली की दिशा में, वहां से लखनऊ की दिशा में, वहां से बरेली, वहां से अलीगढ़ से आगरा और आगरा से फिर निकल जाना राजस्थान की दिशा में। दरअसल यह उत्तर प्रदेश के भीतर 20 जिलों को इस पूरे रूट में कांग्रेस को कवर करना है और कांग्रेस अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर और मौजूदा वक्त में चुनाव को लेकर इसको दोनों तरफ से सक्रियता दिखानी है। इसलिए इस पूरी यात्रा में बिहार में गठबंधन है तो वहां अररिया, पूर्णिया, सासाराम इनको जोड़िए और इस रूट को जोड़िए तो सिर्फ 7 जिले ही कवर किए जाएंगे। और दूसरी तरफ जिन जगहों पर ममता बनर्जी कह रही है कि हम आपको 2 सीट से ज्यादा नहीं देंगे, कांग्रेस विरोध करती है 2 सीट तो हम बिना आपके भी जीत जाएंगे, उस बंगाल के भी मुर्शिदाबाद वाले इलाके को छूते हुए बाहर निकलेगी। इस दौर में मैसेज क्या है? मैसेज है कि दरअसल 3 तरफा चुनौती इस यात्रा के जरिए खुले तौर पर नजर आती है। पहली बड़ी चुनौती जिसको हाथों हाथ कांग्रेस ने लिया है वह है उत्तर प्रदेश, झारखंड और असम। झारखंड और असम में 8-8 दिन और सबसे ज्यादा 11 दिन उत्तर प्रदेश में गुजारने हैं, यानी कुल 27 दिन इन्हीं 3 राज्यों में राहुल गांधी को गुजारने हैं। यहां की 108 लोकसभा की सीटों में 82 सीट बीजेपी के पास है, कांग्रेस के पास सिर्फ 5 सीट है, 1 सीट उत्तर प्रदेश में, 1 सीट झारखंड में, असम के भीतर में 3 सीट, यही 5 सीट है। और दूसरी तरफ अगर आप गठबंधन के लिहाज से समझिए तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है जिसके पास 5 सीट थी, लेकिन आजमगढ़ और रामपुर गंवाने के बाद अब उसके पास सिर्फ 3 लोकसभा की सीट बची है। आरएलडी के पास कोई लोकसभा की सीट नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन उस स्थिति में भी झारखंड के भीतर 11 सीटें अगर बीजेपी ने जीती है तो अगला सवाल यह भी है कि झारखंड में जो 8 दिन में 13 जिलों को कवर किया जाएगा वह इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस अपने बूते और ज्यादा बड़ी ताकत के साथ खुद को बड़ा भाई मानते हुए जेएमएम को छोटे भाई के तौर पर वहां वो सीटों की सौदेबाजी में एक्सेप्ट करना चाहती है। तो पहला सवाल, असम, झारखंड और उत्तर प्रदेश 108 सीट, इसमें से 5 सीट है, कांग्रेस किस टारगेट से चल रही है कि इस 5 को वो 25 कर ले? क्या संभव है? इसमें सबसे बड़ी ताकत तो उत्तर प्रदेश में लगनी है। और अगला सवाल असम के भीतर का है जहां की इस वक्त 9 सीट बीजेपी के पास है, वहां पर उसे लगता है कि वह 6 सीटों में सेंध लगा सकती है,
यात्रा उसी रूप में तैयार की गई है। अगला हिस्सा बड़ा महत्वपूर्ण है जो कि गठबंधन का है। उसमें बंगाल, बिहार और महाराष्ट्र। यहां पर देखिए कुल 14 दिन इन तीन राज्यों में गुजारेंगे। पहले तीन राज्यों में 27, जहां पर उसको लग रहा है चुनौती अब सीधे तौर पर लेनी होगी। जहां गठबंधन है वहां तीन राज्यों में 14 दिन, 5 दिन बंगाल में, 4 दिन बिहार में, 5 दिन महाराष्ट्र में। और यहां की कुल 130 सीटों में से कांग्रेस के पास सिर्फ 4 सीट है। एक महाराष्ट्र में, एक बिहार में, 2 बंगाल में, सिर्फ 4 सीट है। और दूसरी तरफ महत्वपूर्ण है कि गठबंधन के पास इन तीन राज्यों में बीजेपी से ज्यादा सीट है। बीजेपी के पास 58 सीटें लोकसभा की हैं और 60 लोकसभा की सीटें गठबंधन के पास है, यानी जिसमें ममता बनर्जी की 22 सीट, जनता दल यूनाइटेड की 16 सीट, शिवसेना की 18 सीट, एनसीपी की 4 सीट। लेकिन यहां एक सवाल कोई भी खड़ा कर सकता है, जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के साथ था तब उसके 16 सांसद जीते, शिवसेना बीजेपी के साथ थी तब उसके 18 सांसद जीते। खेल उल्टा भी तो हो सकता है, यह दोनों उसके साथ थे इसीलिए इन दो जगहों पर बीजेपी को भी जीत मिली, यह कहा जा सकता है। लेकिन यहां गठबंधन का वर्चस्व है इसलिए कम दिन यहां पर राहुल गांधी ने स्ट्रेटजी के तहत निकाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो है जहां पर बिल्कुल आमने सामने की स्थिति कांग्रेस के साथ रहती है। उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उड़ीसा, यहां पर तो गई गठबंधन का साथी नहीं है और इन जगहों पर सीधे टकराना है। जब सीधे टकराना है और यहां की स्थिति है कि इन 5 राज्यों में 112 लोकसभा की सीटें हैं, उन 112 में से कांग्रेस के पास सिर्फ 4 सीट है। यानी तमाम जगहों पे देखिए स्थितियां नाजुक है कांग्रेस की, वो है ही नहीं। और 112 में से जहां पर टकराती है आपस में कांग्रेस और बीजेपी, वहां पर 95 सीट्स बीजेपी के पास है। एक ही गठबंधन से हटकर एक शख्स है, वो है नवीन पटनायक जो उड़ीसा में है, जिनके पास 12 सांसद हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आपके निशाने पर है उस 108 में से 5 सीट ही आपके पास है। जो गठबंधन में साथ है वहां पर 130 में से 4 सीट ही आपके पास है। जहां आप सीधे टकराते हैं वहां 112 में से 4 सीट ही आपके पास है। तो राजनीतिक की इस प्रक्रिया में शायद कांग्रेस का यह एक ऐसा दांव है या राहुल गांधी का यह एक ऐसा पासा है जिसके जरिए वो भविष्य की राजनीति को देख रहे हैं या 2024 में मानकर चल रहे हैं कि उनका स्ट्राइक रेट अगर 20 से 30% भी आकर खड़ा हो गया तो एक झटके में बीजेपी या 2024 जो वो सोच रही है ऐसा संभव हो नहीं पाएगा उसके लिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश को नब्ज के तौर पर अपनी यात्रा के बीच में रखा गया है, क्योंकि जो सबको पता है कि क्या होगा अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद और राजनीतिक रंग में आरएसएस और उसके स्वयंसेवक और बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरीके से देश भर के मंदिरों में जो लाखों की तादाद में है वहां पर उनकी मौजूदगी और इस देश के भीतर में अपनी सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों का जिक्र करते हुए उस राजनीति की हवा को तूफान में बदलने की कोशिश जो नरेंद्र मोदी करेंगे, उसमें बड़ा सवाल यह भी है क्या वो अपनी सीटों में बढ़ोतरी कर पाएंगे। लेकिन कांग्रेस के भीतर सवाल है जो मौजूदा सीटें हैं वो मैक्सिमम है, तो क्या वो बचा पाएं या वहां पर सेंध लग जाए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट एक सिंबॉलिक है, नॉर्थ ईस्ट से शुरुआत होगी। वहां पर आप ध्यान दीजिए तो मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, इन 4 जगहों से गुजरना है। इन 4 जगहों की 7 लोकसभा की सीट है। कांग्रेस के पास एक ही सीट है जो मेघालय में है। बीजेपी के पास 3 सीट है, 2 अरुणाचल प्रदेश की और 1 मणिपुर की सीट है। और बाकी वहां के क्षेत्रीय दल जो है उनके पास सीट है। तो मणिपुर एक सिंबॉलिक है, खासतौर से मणिपुर की घटना के बाद नॉर्थ ईस्ट एक सिंबॉलिक है। लेकिन असम से जो यात्रा शुरू होती है वो सीधे सीधे उस राजनीतिक टकराव की दिशा में बढ़ती है जहां पर पहली बार राहुल गांधी को उस पट्टी में चुनौती बीजेपी को देनी है। और बीजेपी ने अपनी राजनीतिक जमीन जिस तरीके से बनाई है उसमें सवाल सबसे बड़ा है क्या अपने पारंपरिक वोट बैंक को वापस समेट पाने की स्थिति में राहुल गांधी ला पाएंगे इस न्याय यात्रा के जरिए। क्योंकि
ध्यान दीजिए तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो, पहले उन्होंने भारत न्याय यात्रा कहा था, लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो दरअसल उनकी ब्रांडिंग है। तो आज नाम बदलने का ऐलान कर दिया गया, जिसका जिक्र हमने इससे पहले भी किया था कि ये क्यों भारत जोड़ो शब्द को विखंडित करके भारत न्याय यात्रा कर रहे हैं। तो खैर, बुद्धि आई और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की दिशा में बढ़ गए। अगला सवाल है कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोदी गारंटी के नाम से चल रहे हैं और यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा है और न्याय भी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ा है। आर्थिक असमानता देश में सबसे ज्यादा है, जिससे जुड़ा हुआ मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का है। ये दोनों मुद्दे क्या आर्थिक असमानता के जरिए उठकर इस दौर में राजनीतिक तौर पर बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं? अगर यह मुद्दा बन जाए, आर्थिक न्याय की परिस्थिति अगर इस देश में मुद्दा बन जाए, तो एक झटके में सवाल यह नहीं होगा कि कौन किस जाति का है, कौन किस धर्म का है। झटके में इस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और गवर्नेंस आकर खड़ी हो जाएगी। परीक्षा इस बात की भी है कांग्रेस कितनी सक्षम है, राहुल कितने तीक्ष्ण हैं। यह जरा समझना होगा, क्योंकि एक तरफ आर्थिक जस्टिस का सवाल है और दूसरी तरफ सोशल जस्टिस का सवाल भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोशल जस्टिस का सवाल आते ही एक झटके में जाति जनसंख्या सामने आने लगती है और सेंसस किया जाए ना किया जाए, और एक झटके में मंडल की राजनीति उभर कर आती है और मंडल की राजनीति के दायरे में बिहार और उत्तर प्रदेश समा जाता है। तो यह एक अंतर्विरोध भी है और यह एक राजनीतिक चुनौती भी है। इन दोनों परिस्थिति में यह यात्रा क्या गुल खिलाती है, नहीं खिलाती है, लेकिन आखिर के 5 सबसे बड़े सवाल। पहला सवाल, क्या बीजेपी को सीधे चुनौती देने की स्थिति में इस यात्रा के बाद कांग्रेस आ जाएगी, खास तौर से जब उसे पता है कि इस देश के भीतर में जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस टकराती है, कांग्रेस के हाथ में सिवा 2, 4, 5% के अलावे कुछ होता ही नहीं है, जीत मिलती ही नहीं है। पहला सवाल यही है। दूसरा सवाल, क्या वाकई गठबंधन वाले राज्यों में जहां पर इस यात्रा को कहीं एक कन्नी काटा गया, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र में, यह एक मैसेज है कि अब 2024 का चुनाव पूरे तरीके से इंडिया वर्सेस बीजेपी की दिशा में कांग्रेस बढ़ाना चाहती है और उसी दिशा में इस यात्रा को सेट किया गया और यह असरकारक होगी? अगर यह हो रहा है तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल है। यह दूसरा सवाल था। तीसरा सवाल उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के भीतर जब बीजेपी मंसूबा पाले हुए है कि वह हर हाल में इस बार, पिछली 2014 में 71, पिछली बार 62, तो इस बार वह 72 पार करेगी, अगर इस दिशा में उसकी प्लानिंग है और अगर कांग्रेस सीधे तौर पर हेड ऑन कोलिजन करने की स्थिति में है राजनीतिक तौर पर, जब वो बनारस से निकलेगी और बनारस प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो क्या यह मैसेज राजनीतिक तौर पर कांग्रेस को लाभ दे पाएगा? जबकि बनारस कमलापति त्रिपाठी मुख्यमंत्री भी रह चुके और गांधी फैमिली के करीब के भी रहे, लेकिन मौजूदा वक्त में कमलापति त्रिपाठी के बेटे, उनके बेटे पोते वो कहां हैं, कांग्रेस के साथ हैं या नहीं है? इन चीजों को जब पन्ने पलटिएगा तो कांग्रेस के सामने एक मुश्किल निकल कर आएगी। लेकिन बहरहाल यह तीसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश से जुड़ा है। चौथा हिस्सा है, इस दौर में एक तरफ फिर से कमंडल की पूरी धुन है और दूसरी तरफ मंडल को लेकर जो सामाजिक न्याय के नारे की परिस्थिति है, उसको उभारने की स्थिति है। यह चौथे टकराव में किसको कितना लाभ होगा, उसकी भी परीक्षा होनी है। और पांचवी स्थिति शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राहुल गांधी की अपनी छवि, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की इस पूरी यात्रा के जरिए उस दिशा में बढ़ेगी जो 2024 के चुनाव के बाद इस देश में पारंपरिक तौर पर जो सत्ता परिवर्तन होता है वह जब होगा तब होगा और कांग्रेस के हाथ में तब सत्ता आएगी, या इस दौर में कांग्रेस राहुल के जरिए बिल्कुल एक नए कांग्रेसी परिस्थितियों को लाकर सामने खड़ा कर सकती है। असल परीक्षा ये 5वें नंबर की है, जो सीधे सीधे राहुल गांधी के चेहरे पर टिकी है। तो इंतजार कीजिए होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।